वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, अगर आप इस बार बिहार एसआई का एग्ज़ाम देने वाले हैं, बिहार दरोगा का फॉर्म भरे हैं और उसका पीटी एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो सभी को पता है फ्रेंड्स कि इसका एग्ज़ाम सितंबर महीना में हो जाएगा। ठीक है, पूरी चांस है, पूरी संभावना है कि सितंबर महीना में आपका बिहार एसआई का पीटी एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो मैं मार्केट गया था फ्रेंड्स, तो देखिए आपका यहाँ पर बिहार एसआई के लिए आपका वन लाइनर घटना चक्र ने स्पेशल बुक निकाला है फास्ट रिवीजन के लिए। तो ये फ्रेंड्स, ये बुक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, कम समय में आपको ज़्यादा प्रश्नों का रिवीजन करने को मिल सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके लिए स्पेशल निकाला गया है। और एक बात मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि देखिए, जीके जीएस कॉमन होता है, ये आपका जो बिहार पुलिस फायरमैन है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो सभी स्टूडेंट को देखना चाहिए इसे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इस बुक में आपका सभी विषयों का दिया हुआ है, जैसे में आपका देखिए सामान्य अध्ययन में बिहार एक दृष्टि में, इतिहास है, फिर बारे में फ्रेंड्स राज्य व्यवस्था के बारे में, भूगोल के बारे में, विज्ञान, अर्थव्यवस्था, परंपरागत, समसामयिकी और कंप्यूटर, सभी का वन लाइनर प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स, चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो आप लोग प्रत्येक दिन जरूर देखिएगा, इसका एक एक वीडियो कर करके मैं पूरा सभी विषय को कवर करवा दूंगा। तो आज हम इतिहास से शुरू करते हैं फ्रेंड्स। इतिहास में प्राचीन इतिहास से देखेंगे। ठीक है, ये पार्ट 1 है, इसी तरह से पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। घटना चक्र है ना फ्रेंड्स, देखिए घटना चक्र पार्ट 1 ये है, इसी तरह से मैं आपको पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 1 है फ्रेंड्स। रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मैं पढ़ते चलूंगा फ्रेंड्स, आप लोग रिवीजन करते चलिएगा। इसमें बहुत सारा सवाल का जवाब आप लोग को पता होगा, लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी है। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि पशुपालन का प्रारंभ किस काल से हुआ था। दे देगा ऑप्शन में नव पाषाण, मध्य पाषाण, पूरा पाषाण, इस तरह से। ठीक है, तो रिवीजन करते चलेगा। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। दूसरा पॉइंट है, पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, जो कहाँ पड़ता है, आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, तथा बागौर जो कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुआ। समझ गए फ्रेंड्स, पशुपालन के साक्ष्य भारत के आदमगढ़ और बागौर से प्राप्त हुए। चलिए तीसरा नंबर पॉइंट को देखते हैं। मध्य पाषाण कालीन महदहा जो कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये महदहा जो कहाँ पड़ता है, तो आपका प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। से हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए। हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए, तो आपका महदहा से प्राप्त हुए। अगला पॉइंट को देखिए फ्रेंड्स, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र से मिला था। अब प्रैक्टिस शीट में देखिए प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, कि मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य है जो किस नदी के किनारे से मिला फ्रेंड्स, तो आपका नर्मदा नदी के किनारे से या नर्मदा क्षेत्र से मिला। तो याद रखिएगा, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिम नर्मदा क्षेत्र से मिला था, मध्य प्रदेश के पश्चिम नर्मदा क्षेत्र से। अगला पॉइंट है, नर्मदा क्षेत्र की खोज वर्ष 1982 में की गई थी। कब की गई थी, तो 1982 में की गई थी। अगला पॉइंट को देखें, मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज होम जो कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ। अब दोनों याद करिएगा फ्रेंड्स कि बुर्ज होम है जो कहाँ पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था, तो मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुए थे। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स, गर्त आवास के साक्ष्य भी कहाँ से प्राप्त हुए थे, बुर्ज होम से प्राप्त हुए थे। बुर्ज होम कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, आपका जम्मू कश्मीर में, याद रखेगा। तो मानव कंकाल के साथ कुत्ते कंकाल कहाँ से आया था, प्राप्त हुआ था, तो बुर्ज होम से। और गर्त आवास के साक्ष्य भी बुर्ज होम से प्राप्त हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, 8:30 बजे मैं लाइव क्लास आऊँगा इसके चैनल आज फ्रेंड्स, इसी चैनल पे। तो 8:30 बजे आप लोग लाइव क्लास में भी जरूर जुड़िएगा। ठीक है, अगला पॉइंट आपका फ्रेंड्स कि बुर्ज होम पूरा स्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। ये बुर्ज होम जो आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है, इसका खोज किसने किया था, तो टेरा एवं पीटरसन ने की थी। और कब किया था, तो 1935 ईस्वी में। अगला पॉइंट को देखिए फ्रेंड्स, आपका कि सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि खाद्यान्नों का उत्पादन किस काल में प्रारंभ हुआ था, तो नवपाषाण काल में आपका खाद्यान्नों का उत्पादन शुरू हुआ था। बलूचिस्तान के कच्छ मैदान स्थित मेहरगढ़ से सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले थे। सर्वप्रथम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले थे, तो बलूचिस्तान के मैदान स्थित मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, तो बलूचिस्तान के कच्छ मैदान में स्थित है मेहरगढ़, वहीं से आपका प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले थे। अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स की चालकोलिथिक युग को ताम्रपाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए,
पूछ दिया गया फ्रेंड्स कि चालकोलिथिक युग को और किस नाम से जाना जाता है। ताम्रपाषाण दे देगा, मध्यपाषाण, कुछ भी दे देगा ऑप्शन में, तो याद रखिएगा चालकोलिथ युग को ताम्रपाषाण युग के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट को देखिए फ्रेंड्स, अगला पॉइंट आपका है कि नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण पुरास्थल है जो खारगोन जिले में स्थित है। नवदा टोली का उत्खनन HD सांकलिया ने करवाया था। ठीक है, याद रखिएगा ये नवदा टोली जो मध्य प्रदेश में है फ्रेंड्स। ठीक है, और ये है जो आपका ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है, इसका खोज किसने किया था, तो HD सांकालिया ने किया था। अगला पॉइंट को देखें कि नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित संगन कल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए। ठीक है, राख के टीले कहाँ से प्राप्त हुए, तो कर्नाटक में है, मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित संगन कल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए राख के टीले। अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स कि गुफाओं के शैल चित्र भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। ये भीमबेटका बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, भीमबेटका कहाँ पड़ता है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ये भीमबेटका कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। यहाँ से क्या प्राप्त हुए थे, तो गुफाओं के शैल चित्र। क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है गुफाओं के शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए, तो भीमबेटका से। भीमबेटका कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला आपका फ्रेंड्स कि यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। ठीक है, याद रखिएगा जो भीमबेटका का शैल चित्र है फ्रेंड्स, उस यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है। अगला है भीमबेटका को जुलाई 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको तो आपका यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल कब किया फ्रेंड्स, तो पूछा जा सकता है। तो भीमबेटका को जुलाई 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। कब घोषित किया था, तो 2003 में इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था यूनेस्को ने। अगला सवाल आपका है कि भीमबेटका गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग में उकेरा गया, जिसमें हाथी, सांभर, हिरण, बाघ आदि के चित्र हैं। ठीक है, किसका किसका चित्र है, तो हाथी, सांभर, हिरण और बाघ आदि के चित्र हैं। भीमबेटका में कितना गुफाएं हैं फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा लगभग कितना 500 गुफाएं हैं। भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, जहाँ से शैल चित्रों के बारे में जानकारी मिली थी। और भीमबेटका में टोटल चित्रों की संख्या कितना है, सॉरी गुफाओं की संख्या कितनी है, तो आपका 500 गुफाएं हैं। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि अब तक लगभग 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। इनमें 243 को क्रमांक दिया गया है, इसमें 133 शिलाश्रयों में चित्रकारी प्राप्त हुई है। ठीक है, यानी अब तक लगभग कितना, तो 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुआ है, जिसमें से 243 को क्रमांक दिया गया है और 133 शिलाश्रयों में चित्रकारी प्राप्त हुई है। अगला पॉइंट को देखिए कि गेरुवर्णी गैरिक मृदभांड पात्र के साथ हस्तिनापुर एवं अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गेरुवर्णी गौरिक मृदभांड पात्र, ठीक है, कहाँ इसका साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो हस्तिनापुर एवं अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है भारत पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। देखिए फ्रेंड्स ये पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से रखिएगा फ्रेंड्स कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है जो किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है जो संस्कृति मंत्रालय के एक अधीन विभाग है। अब देखिए फ्रेंड्स ये भी सवाल पूछा जाता है, यहाँ पर संग्रह दिया हुआ है तो रिवीजन कर ले फटाफट। ये प्रमुख स्थल है, इसके खोज करता है और वर्ष कब खोजा गया था। ठीक है, जैसे हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। मोहनजोदड़ो का खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। रिवीजन करते चलेगा फ्रेंड्स। रोपड़ का खोज किसने किया था, तो यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 से 55 में किया था। लोथल का खोज किसने किया था फ्रेंड्स, तो SR राव ने किया था 1954-55 में। कालीबंगा का खोज किसने किया था, BB लाल ने किया था 1961-69 में। रंगपुर का खोज किसने किया था, तो SS वत्स ने किया था 1934-35 में। ठीक है, रंगपुर हो गया फिर चनहुदड़ो का खोज किसने किया था, तो NG मजुमदार ने किया था 1931 ईस्वी में। तो इसमें देखिए आपका चनहुदड़ो के बारे में पूछा जाता है फ्रेंड्स, रंगपुर के बारे में पूछा जाता है, ऐसे सभी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें देखिए आपका फिर हो गया हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। तो चनहुदड़ो का खोज किसने किया था फ्रेंड्स, अभी हमने देखा है मजुमदार ने किया था 1931 ईस्वी में। सुरकोटदा JP जोशी ने खोज किया था सुरकोटदा का 1964 ईस्वी में। बनावली का खोज किसने किया था, तो RS विश ने किया था 1974 से 77 में।
1974 से 77 में, ठीक है फ्रेंड्स। बनावली का खोज किसने किया था? तो R.S. विष्ट ने 1974 से 77 में। फिर हो गया फ्रेंड्स आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर का खोज किसने किया था? तो यददत्त शर्मा ने किया था 1958 में। कोटदीजी का खोज किसने किया था? फजल अहमद खां 1957-58 में। अब सुतकागेंडोर का खोज किसने किया था? तो R.L. स्टाइन ने किया था 1927 ईस्वी में। उसके बाद में मांडा का खोज किसने किया था? तो J.P. जोशी ने किया था 1982 ईस्वी में। बालकोट का खोज किसने किया था? तो जॉर्ज F. डेल्स ने किया था 1973 से 76 में। धौलीवारा का खोज किसने किया था? J.P. जोशी ने किया था 1966-67 में। मिताथल का खोज सूरजभान ने किया था 1968 में। राखी गढ़ी का खोज किसने किया था? तो सूरजभान ने किया था फ्रेंड्स 1969 में। तो ये देखिए प्रमुख स्थल था, उसके वर्ष और खोजकर्ता का नाम, तो एक नज़र आप लोग ने इसको देख लिया फ्रेंड्स। अगला पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट आपका है कि भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। सर्वप्रथम भारत में आपको 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के समय में 1901 में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया था। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि 1901 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय में जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत किया कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया था, ठीक है। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है जो कहाँ है? तो आपका भोपाल में यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है। पहले इसका क्या नाम था? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय था, लेकिन इसका नाम बदलकर कर दिया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। अगला पॉइंट को देखिए कि सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, ठीक है। जो सैंधव सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता माना जाता है, याद रखिएगा। आद्य ऐतिहासिक काल मतलब समझ रहे होंगे फ्रेंड्स कि यहाँ का लिखित जो वर्णन तो मिला है कुछ, लेकिन उसको पढ़ नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स आपका कि पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग कालों में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। किससे सिद्ध होता है फ्रेंड्स? सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों से पूर्व की सभ्यता है, ठीक है, समझ रहे हैं क्वेश्चन। तो देखिए पुरातात्विक साक्ष्यों से अलग अलग कालों में जो मृदभांड प्राप्त हुआ है इसी से सिद्ध होता है, ठीक है, मृदभांड से ही सिद्ध होता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सिद्ध करता है, यानी आर्यों से पूर्व की सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। किसे पता चलता है? तो मृदभांड से। मृदभांड के बारे में हम लोग देख चुके हैं फ्रेंड्स, ये कहाँ से मिला था? काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहाँ हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो बाद के हैं आर्यों से संबंधित माने जाते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर। हड़प्पा है जो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ है जो आपका सतलज नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, रोपड़ पंजाब में पड़ता है, सतलज नदी के किनारे है। कालीबंगा है जो घग्गर नदी के किनारे है। लोथल है जो गुजरात में पड़ता है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो सबका एक बार रिविजन कर लें। उसके बाद में सुतकागेंडोर है जो आपका दासत नदी पे है। फिर है सोतकाकोह, ठीक है, सोतकाकोह है जो सादीकौर नदी पे है। आलमगीरपुर है जो आपका हिडन नदी पर है। रंगपुर है जो आपको यह है, रंगपुर है जो भादर नदी पे है। कोटदीजी है जो आपका सिंधु नदी पे है। कुणाल है जो आपका सरस्वती नदी पे है। चन्हुद्रो पूछा जाता है, चन्हुद्रो है जो आपका सिंधु नदी पे है। मोहनजोदड़ो और चन्हुद्रो दोनों देखिए मिल रहा है एक जैसा शब्द। मोहनजोदड़ो भी सिंधु नदी पे और चन्हुद्रो भी आपका सिंधु नदी पे। बनावली है जो आपका सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। मांडा है जो चिनाब नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद में फ्रेंड्स आपका भगवानपुरा है जो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। दैमाबाद है जो प्रवरा के किनारे स्थित है। आमारी है जो आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है। राखीगढ़ी है जो आपका घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। कालीबंगा और राखीगढ़ी एक ही हो गया। देखिए राखीगढ़ी जो आपका घग्गर नदी के किनारे स्थित है फ्रेंड्स, और हमने कालीबंगा भी देखा था आपका घग्गर नदी के किनारे स्थित है।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपका हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर है, ये पूछा जाता है इसे प्रश्न, तो याद रखेगा। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी। ये बहुत ज़्यादा भी पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, नगरीय थी, जबकि वैदिक सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण थी। क्वेश्चन पूछ दिया जाता है फ्रेंड्स कि वैदिक सभ्यता है जो कैसी सभ्यता थी, क्वेश्चन में दे देगा नगरीय सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता, इस तरह के ऑप्शन बना करके। तो ध्यान से पॉइंट को याद रखिएगा, सिंधु घाटी नगरीय सभ्यता थी और जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। पुरातात्विक खुदाई हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। एक क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो क्या है, पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई से जो आपका साक्ष्य मिलता है फ्रेंड्स, ठीक है, वही स्रोत है ना। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो पुरातात्विक खुदाई है। अगला, हड़प्पा वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी की जानकारी थी। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जो हड़प्पा वासी लोग थे उनको तांबा के बारे में, कांसा के बारे में, स्वर्ण के बारे में, चांदी के बारे में जानकारी थी, सर लोहा के बारे में उनको जानकारी नहीं थी, बाकी ये सब के बारे में जानकारी थी। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैरों से चलित चाक का प्रयोग किया जाता था। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता था उसमें पैर से चलाया जाता था, ठीक है, पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। फिर है फ्रेंड्स, परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चलित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में जो चाक चलता था पैर से चलाता था, लेकिन परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ है वो पूर्व आर्य काल से ही माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति के मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि का संकलन है। टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स, इसको पुनः मैं रिपीट करूंगा कि हड़प्पा संस्कृति के जो मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियां है उसमें आपका गाय का मिलेगा, गाय का चित्रण नहीं मिलता है, ठीक है। मोहरों और टेराकोटा में आपका है जो गाय का चित्रण नहीं मिलता है। किसका किसका चित्रण मिलता है, तो याद रखिए हाथी का, गैंडा का, बाघ का, हिरण का और भेड़ा का मिलता है, गाय का नहीं मिलता है। तो याद रखिए, इससे क्वेश्चन बन सकता है। अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स कि हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्थलों से खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से, कहाँ से, लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले। तो गोदीबाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिले, तो लोथल से मिले हैं। अगला, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। ये भी टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है, जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा से मिले। कालीबंगा है जो कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। देखिए इसमें कितना सारा बना फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आपका कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में, राजस्थान के कहाँ, तो हनुमानगढ़ जिले में। कौन सा नदी पे, तो घग्गर नदी पे है। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, तो जूते हुए खेत का साक्ष्य। तो याद रखिए जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से, जो कि राजस्थान में है। अगला पॉइंट को देखिए फ्रेंड्स कि गुजरात के धौलीवारा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। अगर से आपसे पूछ दिया जाए कि हड़प्पा लिपि के बड़े आकार का 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से मिला है, तो गुजरात के धौलावीरा से मिला है, ठीक है। कहाँ से मिला है, तो गुजरात के धौलावीरा से आपको ये मिला है। अगला है फ्रेंड्स आपका हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्राप्ति मिली। ये भी टॉप मोस्ट वीवीआई है, सब क्वेश्चन को जरूर याद रखिए फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। तो पूछा जाएगा फ्रेंड्स कि पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्राकृतिक मिली है, यानी पक्की मिट्टी की बनी हुई हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से मिला है, ठीक है। ये बनावली कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है, याद रखिए। जैसे रोपड़ कहाँ पड़ता है, पंजाब में पड़ता है। लोथल कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। उसी तरह से बनावली भी याद रखिए कहाँ पड़ता है, तो हरियाणा में पड़ता है। जैसे कालीबंगा कहाँ पड़ता था, राजस्थान पड़ता था। सब जगह का भी याद रखें फ्रेंड्स कि कौन सा स्थान कहाँ स्थित है, कौन सा नदी किनारे स्थित है और क्या क्या वहाँ से प्राप्त हुए थे। हम लोग देख लिया फ्रेंड्स कि आपका पक्की मिट्टी की बनी हुई हल कहाँ से मिले, तो बनावली से। अगला पॉइंट को देखिए कि सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार की साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो सभी को पता भी होगा फ्रेंड्स, ठीक है। महान स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो स्नानागार का तो मोहनजोदड़ो से। सैंधव सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी,
तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स कि कांसा, तांबा, चांदी, स्वर्ण से परिचित थे और लोहे से परिचित नहीं थे। और इस सैंधव सभ्यता जो कैसी सभ्यता है फ्रेंड्स, तो कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ देगा फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा कि सिंधु घाटी का सभ्यता है जो कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है। राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी पर स्थित है। अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स कि राखी गढ़ी है जो कहाँ पड़ता है, तो हरियाणा में, हरियाणा के हिसार जिला में, और राखी गढ़ी है जो आपका घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा भी है जो आपका घग्गर नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। राखी गढ़ी स्थल की खोज वर्ष 1969 में सूरजभान ने की थी। पूछा जाता है कि राखी गढ़ी की खोज किसने किया था, तो सूरजभान ने किया था। कब किया था, 1969 में। मोहनजोदड़ो तथा चनहुदड़ो दोनों सिंध प्रांत में तथा सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो दोनों कहाँ पड़ता है, तो सिंध प्रांत में पड़ता है, पाकिस्तान में। और ये दोनों है जो आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है। जबकि सुरकोटदा अगर पूछ दिया जाए आपको कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में स्थित है। अगला फ्रेंड्स, रंगपुर गुजरात के कठियावाड़ प्रायद्वीप में मादर नदी के पास स्थित है। देख चुके हैं फ्रेंड्स, ये रंगपुर है जो गुजरात में पड़ता है, और कौन सा नदी के किनारे है, तो मादर नदी के किनारे स्थित है। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। ये भी याद रखिएगा, क्षेत्र अगर पूछेगा तो गुजरात में तो पड़ता है, सभी देख लिए कौन सा क्षेत्र में है फ्रेंड्स, तो आपका सौराष्ट्र क्षेत्र में है। और आपका यहाँ देखिए रंगपुर गुजरात के कठियावाड़ प्रायद्वीप में है, क्षेत्र है तो आपका सौराष्ट्र में है। अगला, रंगपुर में धान की भूसी की ढेर मिले हैं। पूछा जाता है कि धान की भूसी का ढेर का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो रंगपुर से मिला है। रंगपुर कहाँ है, गुजरात में है। रंगपुर की खुदाई वर्ष 1953-54 में ए रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, रंगपुर की खुदाई वर्ष 1953-54 में ए रंगनाथ के द्वारा की गई थी। अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स कि रंगपुर से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर से मिले हैं। रंगपुर से कच्ची ईंट के दुर्ग, नालियां, मृदभांड मिले हैं। ठीक है, देखिए रंगपुर से क्या क्या प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स, तो देखिए प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से, रंगपुर से। और यहीं से आपका कच्ची ईंट के दुर्ग और नालियां और मृदभांड भी मिले हैं रंगपुर से। अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स की दधेरी एक प्रवर्ती पुरास्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। ठीक है, दधेरी। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट तक माना जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछ दिया जाता है फ्रेंड्स कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो याद रखिए उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से लेकर करके दक्षिण में यमुना की सहायक नदी जो हिंडन है उसके तट तक माना जाता है। अगला पॉइंट को देखिए, सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। पूछा जाता है फ्रेंड्स कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, तो पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। ठीक है, तो सिंधु घाटी के लोग जो पशुपति शिव की पूजा करते थे, तो इसका प्रमाण कैसे, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ एक मुहर हुआ था जिस पर योगी की आकृति बनी है। इससे पता चलता है कि पशुपति शिव की पूजा करते थे। अगला फ्रेंड्स, योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी तथा बाईं ओर गैंडा एवं भैंसा चित्रित किए गए हैं। ठीक है, उस योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी और बाईं ओर गैंडा एवं भैंसा चित्रित किए गए हैं। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख है। ठीक है, सभी को पता है फ्रेंड्स कि आपका पशुपति यानी शिव भगवान त्रिशूल रखते थे। आगे फ्रेंड्स कि मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया है, मार्शल साहब ने। ठीक है, आगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब जो पाकिस्तान का पड़ता है के तत्कालीन मांटगोमरी संप्रति साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले की खुदाई की थी। ठीक है, पूरा डिटेल यहाँ दिया हुआ फ्रेंड्स। तो हड़प्पा की खोज किसने किया था, तो आपका ही फ्रेंड्स आपका दयाराम साहनी ने। कब, 1921 ईस्वी में क्या था, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगला है आपका 1922 में राखल दास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया था। पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो के टीलों का पता किसने लगाया था, तो राखल दास बनर्जी ने खोज किया था 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का। ठीक है, उसके बाद में आपका फ्रेंड कि सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। एक क्वेश्चन बहुत बार
एग्जाम में रिपीट हुआ। ऑप्शन में दे देगा कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, लोहा, सोना, चांदी, तांबा। तो सर्वप्रथम मानव द्वारा जो प्रयोग किए जाने वाला धातु है वो क्या है, तांबा है, याद रखिए तांबा धातु। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया था, ठीक है। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था, भारत में किया गया था। सिंधु घाटी में कपास के उत्पादन का प्रमाण मिला है, ठीक है। कहाँ मिला है, तो सिंधु घाटी में। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है, याद रखिएगा, पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो है जो सिंधु नदी पर वो कहाँ है, तो वर्तमान में पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। के उत्खनन के से कपास के सूती की प्राप्ति की गई थी, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो से ही आपको, मोहनजोदड़ो के उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी, याद रखिएगा। कपास के जो सूत है फ्रेंड्स, इसकी प्राप्ति कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से की गई थी। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स आपका मोहनजोदड़ो से कुब्बड़ वाले बैल, ठीक है, की आकृति वाली मुहर प्राप्त हुई। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुब्बड़ वाले बैल, ककू दमान वृषभ, ठीक है। इसको संस्कृत में एक तरह से कह सकते हैं ककू दमान वृषभ, यानी कुब्बड़ वाले बैल। तो कुब्बड़ वाले बैल की आकृति वाली मुहर प्राप्त हुई है कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैलों का है, उसके बाद कुब्बड़ वाले बैल का। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता के मुहर थे उसमें सर्वाधिक अंकन किसका है, तो जो एक श्रृंगी बैल, जो एक सिंग वाले बैल हैं उसका सबसे ज़्यादा अंकन है, उसके बाद जो कुब्बड़ वाले बैल हैं उसका अंकन है। कालीबंगा के मृण पट्टिका पर एक और दोहरे सिंग वाले देवता का अंकन है। कालीबंगा के मृण पट्टिका पर एक और दोहरे सिंग वाले देवता का अंकन है। आप लोग रिवीजन करते चलिए फ्रेंड्स, मुझे पता है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब आप लोग को पता है, तो रिवीजन बहुत जरूरी है। तो देखिए एक वन लाइनर है, फाट आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, आपका माइंड में आ जाएगा। दूसरी ओर बकरी को दिखाया गया है, यहाँ से देखिए है आपका फ्रेंड्स कि कालीबंगा के मृण पट्टिका पर एक और दोहरे सिंग वाले देवता का अंकन है, दूसरी ओर बकरी को दिखाया गया है जिसे एक पुरुष ला रहा है। ये सब कहाँ है, तो कालीबंगा के मृण पट्टिका पर, ठीक है, वहाँ पर ये दिखाया गया है। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि सिंधु घाटी सभ्यता में है जो किस देवी की उपासना सर्वाधिक थी, तो मातृ देवी की थी। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ है, पूछा जाता है फ्रेंड्स मिस्र की सभ्यता, तो नील नदी की देन मिस्र को भी कहा जाता है। मिस्र के नील नदी का उपहार कहा जाता है। देखिए यही क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स, उपहार या देन कहिए। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है क्योंकि इसी नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता था, ठीक है। नील नदी के अभाव में यहाँ रेगिस्तान होता था फ्रेंड्स, लेकिन जब नील नदी आ गई तो वहाँ पर क्या हरा भरा हो गया, ठीक है, उपजाऊ हो गया। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। सुमेरिया सभ्यता के लोगों प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे, ठीक है, सुमेरिया सभ्यता के। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है, ठीक है। प्राचीनतम लिपि किसे माना जाता है, तो सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स कि सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगर पूछे कि कैसी थी तो अभी तक ये पढ़ा नहीं गया है, ठीक है फ्रेंड्स। कोई भी अगर पूछे सिंधु घाटी सभ्यता को सर्वप्रथम किसने पढ़ा है या इसके बारे में, तो इसको कोई अभी तक पढ़ नहीं पाया था। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक लिपि थी, ठीक है। और यह लिपि है जो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी कैसी, भाव चित्रात्मक, लिखी कैसे जाते थे, तो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर है आपका प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल। तांबा का प्राप्ति कहाँ से हुआ था फ्रेंड्स, तो खेतड़ी, जो कहाँ पड़ता है, राजस्थान में एवं बलूचिस्तान से। फिर है लाजवर्द, ये आपका है फ्रेंड्स बंदखासा, अफगानिस्तान से। फिर फिरोजा टीन, ठीक है फ्रेंड्स, फिरोजा टीन आपका हो गया, फिरोजा और टीन ईरान से। उसके बाद हो गया आपका फ्रेंड्स चांदी, तो चांदी राजस्थान की जावर एवं अजमेर खानों से, अफगानिस्तान एवं ईरान से चांदी का अथी हुआ था, ठीक है। यहाँ पर देखिए चांदी से संबंधित स्थल, प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल। तो देखिए ये पूछा जाता है फ्रेंड्स कि तांबा की प्राप्ति कहाँ से हुआ था फ्रेंड्स, तो आपका खेतड़ी से, राजस्थान के खेतड़ी से, इंपॉर्टेंट है। तो उसी तरह से सब देख ले। चांदी कहाँ है फ्रेंड्स, तो राजस्थान की जावर और अजमेर
खानों से, और साथ में अफगानिस्तान एवं ईरान अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ था, ईरान से। उसके बाद में आपका सीसा है फ्रेंड्स, तो सीसा से कहाँ से, तो अफगानिस्तान से। ठीक है, चांदी हो गया था यहाँ तक फ्रेंड्स, आपका ईरान तक हो गया था, लेकिन सीसा का पूछे फ्रेंड्स तो अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ था। शिलाजीत आपका हिमालय से प्राप्त हुआ था। उसके बाद में गोमेद कहाँ से हुआ था, गुजरात से हुआ था। चलिए अगला पॉइंट को देखते हैं फ्रेंड्स कि आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है। आर्य है जो किस भाषा का शब्द है, तो संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो श्रेष्ठ कर सकते हैं या कुलीन कर सकते हैं। फिर रेफरेंस आपका क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है, तो देखिए क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का होता है एक उत्तम व्यक्ति होता है। दोनों को याद रखिए रेफरेंस, आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन, लेकिन क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति। फिर आपका आ गया फ्रेंड्स वेद 4 हैं। ठीक है, सभी को पता है फ्रेंड्स। तो देखिए अभी प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हैं, प्राचीन इतिहास देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो इसमें आपका जो प्रमुख पॉइंट है इसमें दिया हुआ है, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। वेद कितने, 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन वेद यही है, तथा इससे सर्वाधिक प्राचीन भी माना जाता है। ठीक है, तो देखिए रिवीजन करते चलिएगा। सबसे प्राचीन वेद कौन हो गया, तो ऋग्वेद हो गया। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है और सामवेद है, ठीक है, ये तीनों को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन दे देगा कि इसमें से कौन कौन वेद हैं जिनको वेद त्रयी कहा जाता है। ऑप्शन में ऋग्वेद दे देगा, अथर्ववेद भी दे देगा, सामवेद भी देगा, इस तरह से कर करके बना करके दे देगा। तो देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। ठीक है, वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट कि वर्ण शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में किया गया था। ऑप्शन 4 रहेगा फ्रेंड्स, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद से मिला है। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्रह्म, क्षत्र तथा विष। ठीक है, प्रारंभ में हम लोग कितने वर्णों का उल्लेख पाते हैं, तो ब्रह्म, क्षत्र तथा विष। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पार्ट, ये पार्ट 1 था फ्रेंड्स, पार्ट 2 में फिर इसी तरह से लगभग 100 प्रश्न मैं आप लोग को वन लाइनर करवाऊंगा। तो ज़्यादा नहीं फ्रेंड्स, इसको 2-3 दिन में आपका प्राचीन भारत इतिहास खत्म हो जाएगा। अगर आप कहिए फ्रेंड्स तो इससे लंबा वीडियो, तो और लंबा वीडियो भी मैं करके दूंगा, लेकिन ज़्यादा लंबा वीडियो होने पर क्या आप बोर हो जाते हैं, इसलिए कम प्रश्न को मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइएगा इसका मैं टोटल विषय का मैं करवाऊँ या न करवाऊँ। तो 8:30 बजे लाइव क्लास में मिलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, देखने के लिए वीडियो, थैंक यू, धन्यवाद।